अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हिस्ट्री का सेकंड लेसन में से हम लोगों ने लास्ट टाइम पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें कॉलोनियलिज़म है, उसका मीनिंग पढ़े आपने, नेचर पढ़े। जो लोग आज नए ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए बोल रही हूँ। हिस्ट्री का सेकंड लेसन शुरू हो चुका है, यूरोपियन कॉलोनियलिज़म, जिसमें 2.1 हो चुका है। दैट इज़ द कॉलोनियलिज़म मीनिंग एंड नेचर। सेकेंड पॉइंट 2.2 इज़ कॉलोनियलिज़म, जिसमें है 2.1 में कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ द कॉलोनियलिज्म, मतलब कॉलोनियलिज्म कैसा उभर गया और किस तरीके से वो बना, ये इसमें हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर। फिर उसके बाद हमने देखे कॉन्सिक्वेंसेस कि वो उसका परिणाम क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसका उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पहले कॉलोनियलिज़म के कॉन्सिक्वेंस के बाद देखेंगे ट्राई टू डू दिस। ट्राई टू डू दिस में आपको देखना है कि हम लोगों ने पीछे जो मैप है, जो नेक्स्ट पेज पे आपको मैप बताया गया है, जिसमें अमेरिकन के 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, दीज आर द कॉलोनीज़। ठीक है, विल सी। इसमें आप लोग देखोगे कि ये जो बताया गया है बॉक्स जो बताया गया है आपको, जिसमें एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो ब्लैंक है, जिसको कॉलोनीज़ कहा गया है। कॉलोनीज़ मतलब आपके कॉलोनी या जगह जो होती है उसको कॉलोनीज़ कहा जाता है। और सिटीज़ में आपको बताया गया है, ये जो ब्लैक स्पॉट जो बताया गया है वो है सिटीज़ का है। तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें देखो ये आपका मैप है, ये मैप में आपको सबको बता दिया गया है। देखिए ये जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं वो देख रहे हैं आप लोग आपके मैप में। न्यू बेन है, देखो न्यू जर्सी कॉलोनी है, देखो न्यू जर्सी कॉलोनी है। न्यूयॉर्क, दिस इज़ ऑल्सो कॉलोनी। ठीक है, तो ये कॉलोनीज़ के नेम और शहरों के नेम, बोस्टन है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के कॉलोनीज़ के नाम दिए हुए, जिसमें आप लोग देखोगे आपके बुक में भी है। ट्राई टू डू दिस में लोकेट द फॉलोइंग रीजन्स अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन ऑन द मैप, जिसमें है जिब्राल्टर है, माल्टा, और फिर है ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ में बरमूडा है, फिर फॉकलैंड है, जिसको हम लोग ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ में बरमूडा है, फॉकलैंड है। फिर आशिया के तरफ आप लोग देखोगे तो एडन है, सीलोम है, म्यांमार है और हांगकांग है। और भारत और अफ्रीका के भी कुछ राष्ट्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब यूरोपियन कॉलोनिज़म में 3.1 पॉइंट है अमेरिका। तो अमेरिका के जो लोग थे, अगर अमेरिका की कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ाई की जाए तो उसमें देखा गया कि यूरोपियंस जो थे, इन्होंने वीकर्स के ऊपर अपना एक्सप्लॉयटेशन करके, उनको दबाव में लाके, पॉलिटिकली दबाव में लाके उनको उनके आंग पे ग़ुलामी डाल दी थी। उन्होंने उनको ग़ुलाम बना के रखे थे। फिर जो लोग यूरोप से माइग्रेट होके अमेरिका में आए, उन्होंने वहाँ के जो लोग थे प्रॉपर के रहने वाले, उनकी ज़मीन ले लिए और उनकी ज़मीन लेके उसके अपना उसके ऊपर अपनी वो बता के, अपना हक बता के उन्होंने उनका कत्ल भी किया। और मैक्सिको और पेरू देश में भी उन्होंने उनके जो राज्य थे, स्टेट्स थे, उनको ख़त्म कर दिए और उनके ऊपर क्या कर दिए, स्लेवरी मतलब ग़ुलामी उनके ऊपर डाल दी और उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए। और तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका में भी किया। फिर यूरोप राष्ट्र के जो वसाहत थे, वहाँ के कॉलोनीज़ थे, वहाँ पे एक कॉलोनीज़ के अंडर में यूरोप के राष्ट्र जो थे, उस यूरोप के जो स्टेट्स थे, उसके आपस में कंपटीशन शुरू हुआ, जिसमें पोर्तुगाल और जो स्पेन थे, उन्होंने उसमें क्या किया, आगे बढ़ने की कोशिश की। और पोर्तुगाल और स्पेन उन्होंने आगे जाके उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद पोर्तुगाल ब्रॉड ब्राज़ील इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट अंडर देयर रूल्स। उन्होंने क्या किया, पोर्तुगाल ने अमेरिका का जो ब्राज़ील था और स्पेन था और मैक्सिको को क्या कर लिए, अपने अंडर में ले लिए।
फिर उसमें अंडर में लेने के बाद उन्होंने वहाँ पे उनको बहुत सारा गोल्ड मिला, सोना मिला। फिर अमेरिका ने जो ज़मीन थी, अमेरिका की जो ज़मीन थी वहाँ पे गन्ना और तंबाकू के खेती होती थी। वो स्पेनिश लोग जो थे उन्होंने ये खेती करने के लिए अफ्रीका से ग़ुलाम लाए थे। अपन लास्ट ईयर भी देखे एशिया और अफ्रीका में इन लोगों ने अपने कॉलोनीज़ जो उनके ऊपर भी एक्सप्लॉयटेशन किया था और वहाँ के ग़ुलाम ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाते थे काम करने के लिए। तो पेरू, मैक्सिको और वेनेजुएला यहाँ पे सोने और चांदी के बहुत सारे उनको जगहें मिली, बहुत सारा सोना और चांदी मिला। उस वजह से स्पेन ने क्या किया कि खेती जो है, फार्मिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको निगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके उन्होंने गोल्ड कहाँ से मिलेगा, सोना हम किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान डालने की कोशिश की। उसके बाद आप लोग देखोगे कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण अमेरिका में जहाँ पे आपको देखेंगे कि जहाँ पे समुंदर किनारा जो था, समुंदर के किनारे के पास फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया देश थे जो स्पेनिश के कब्ज़े में थे। जो कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जो था वो स्पेनिश लोगों के कब्ज़े में था। तो वहाँ पे अमेरिका में के जो रेड इंडियंस थे, रेड इंडियन मीन्स जिनको काले कहा जाता था, वहाँ पे काले गोरे का भेद आज तक भी वहाँ पे चल रहा है। तो रेड इंडियंस में काले लोग जो थे जिनको रेड इंडियन कहा जाता था, और अफ्रीका में से उन्होंने ग़ुलाम लाए थे। वो ग़ुलाम किस लिए लाए थे? खेती करने के लिए, ताकि वो यहाँ पे खेती करे और उनके ऊपर उनको खेती करने के लिए उनको ग़ुलाम बना के रख दिया था उन्होंने। उसके बाद खेती के साथ साथ वो लोगों ने क्या किया, जो खदान रहते थे उसमें खदानों में से बहुत सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो निकाले, जिसमें से सोना और चांदी उनके बहुत ज़्यादा हाथ में लग गई थी। अब इसी के ऊपर उन्होंने इनका अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा खेती के साथ साथ ये लोग ये चीज़ें भी करने लगे थे। मतलब उन्होंने ये काम करने के लिए अफ्रीका से ग़ुलाम भी लाए थे, तो उनको बहुत इजी जा रहा था, क्योंकि खदान में से कोई चीज़ तोड़ के, पहाड़ों को खोद के उसमें से कोई चीज़ निकाला, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता था, और ये लोग खुद नहीं ये चीज़ें करते थे। जो कॉलोनियलिज़म, उनके जो कॉलोनीज़ के लोग थे उनके ऊपर बर्डन डाल के उनको ग़ुलाम बना के लेके आते थे, और उनके पास से ये चीज़ें वो करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि स्पेन का जो राजा था, वो स्पेन का राजा जो था उसने ही अपने यहाँ पे कॉलोनियलिज़म के ऊपर उन्होंने काम किया, और स्पेन के राजा ने अपना एक खुद का काउंसिल ऑफ द इंडीज़ ये शुरू किया, जहाँ पे द किंग ऑफ स्पेन वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। स्पेन का जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, जिसने क्या ऑर्गेनाइज किया था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काउंसिल ऑफ इंडीज़ वॉज इस्टेब्लिश टू रूल द कॉलोनीज़। वो कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, या उनको देखने के लिए, या उनको संभालने के लिए उसने वहाँ पे रूल बनाया था। फिर उसमें वो क्या करता था, जो कच्चा माल था वो कॉलोनीज़ में से कच्चा माल लेके स्पेन को लेके जाता था, और स्पेन में से जो पक्का माल आता था वो स्पेन में से ये कॉलोनीज़ में लाके डाल देता था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बिज़नेस सेंटर बन गया था। ये जो कॉलोनीज़ जो थे स्पेन के, दिस इज़ अ बिज़नेस सेंटर बन गया था। वो इसेंशियल सब जो गुड़ था या माल था यहाँ पे लाता था, और एक लोकल मार्केट उन्होंने ये कॉलोनीज़ को बना दिया था। द ट्रेड ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस कॉलोनीज़, इसमें से ये लोग क्या करते थे, ये कॉलोनीज़ से दूसरे प्रदेशों से सोना चांदी लाते थे, और यहाँ पे आके यहाँ का जो राजा था, स्पेन का राजा, ये बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा था। और स्पेन में इस तरीके से स्पेन जो है बहुत बड़ा उस वहाँ पे जैसा आप बोलोगे कि बरकत हुई, बहुत ज़्यादा बिज़नेस बढ़ गया। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जो थे, तो इन्होंने भी अमेरिका में अपने अपने कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हॉलैंड एंड फ्रांस आल्सो बिगन टू इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज़ इन अमेरिका। तो इस तरीके से कॉलोनीज़ में ये चीज़ें चालू हो गई।
उसके बाद इंग्लैंड की जो रानी थी एलिज़ाबेथ, इंग्लैंड की रानी जो थी वो एलिज़ाबेथ थी। इंग्लैंड की रानी जो थी एलिज़ाबेथ, उसने जो समुंदर के रास्ते से जो चीज़ें होती थी, समुंदर के रास्ते से जो बोलेंगे बिज़नेस होता था, उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश की। इसने उसकी परमिशन भी दी। फिर रानी एलिज़ाबेथ ने पहली बार बिज़नेस में एक साथ मिलके, इन लोगों के साथ मिलके प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, जिसमें उसका एक ही ऑब्जेक्ट था कि उसको एक खुद का राष्ट्र बनाने का था, उसको उसका एक खुद का स्वराज्य बनाने का था, और इस वजह से उसने ये चीज़ें की। 1496 में जॉन कैबट, इसने इंग्लैंड के अमेरिका की जो ज़मीन थी, अमेरिकन ज़मीन थी, उसके ऊपर कॉलोनीज़ बनाने की परमिशन दे दी। फिर नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड ने अपनी, नॉर्थ अमेरिका में भी इंग्लैंड आया और उसने अपने कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की। फिर 1607 में जेम्स जो नदी थी, जेम्स नदी के बॉर्डर पे या किनारे पे ब्रिटिशों ने जेम्स टाउन नाम की एक कॉलोनी बनाई, जिसको उन्होंने वर्जीनिया नाम दिया। उसके आगे फिर नॉर्थ अमेरिका में जो पूरब किनारों के ऊपर न्यू इंग्लैंड से कैरोलिना की तरफ इन लोगों ने अपनी अंग्रेज़ों की एक नई बस्ती बनाई। अब इसके आगे जो अंग्रेज़ों ने अपने कॉलोनीज़ बनाए थे, वो कॉलोनीज़ को उन्होंने एक अलग तरीके से नाकेबंदी का सिस्टम बना दिया, जहाँ पे नाकाबंदी होने लगी। जो समुंदर के रास्ते से जो कोई चीज़ें आती थी, उसके लोगों एक कायदे क़ानून से उसको एक उन्होंने रोक लगाई कि जहाँ से कोई भी चीज़ें आएगी या जाएगी तो उसकी चेकिंग होगी, और उसके हिसाब से उनको उसके लिए एक कंपनीज़ के तौर पे उनके रूल्स और रेगुलेशन के तौर पे वो चीज़ें जाएगी और आएगी। जैसे कि अपने पास से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता, कोई भी सामान का स्टैंप दिया जाता है, तो यहाँ से कोई सामान जाएगा तो स्टैंप लगेगा, और वहाँ से अगर कोई सामान आएगा तो उसके ऊपर स्टैंप लगेगा। तो उसके हिसाब से 1765 में उन्होंने ये क़ायदा बनाया कि जिसमें हर एक वस्तु पे, हर एक चीज़ पे स्टैंप ड्यूटी भरना उनको ज़रूरी होगा। मतलब जैसे कि कोई कुरियर आया या कोई चीज़ जा रही है तो उसका उनको पैसा देना पड़ेगा, वो कितने किलो में जा रही है। जैसे कि यहाँ से हम अगर कोई चीज़ जहाज़ से भेज रहे, हवाई जहाज़ से भेज रहे या बस से भेज रहे, तो उसके लिए वो लोग ड्यूटी, मतलब उनके चार्जेस लेते। तो इसे उनके चार्जेस लेके एक स्टैम्प एक्ट उन्होंने तैयार किया, और उसके लिए उनको टैक्स भरना पड़ने लगा, या उनको टैक्स भरना, यहाँ से स्टैम्प एक्ट शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका के जो कॉलोनीज़ थे उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बनाए, जिसमें वर्जीनिया और मैसाचुसेट्स जो कॉलोनी थी, उसने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ बात करना शुरू किया। स्टैम्प कायदा के बाद, स्टैम्प एक्ट के बाद जो वर्जीनिया और मैसाचुसेट्स जो था, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात करना शुरू किया। उसके बाद ये यहाँ पे यूएस में बोस्टन शहर में 5 मार्च 7 वहाँ पे कॉलोनीज़ में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की, और फायरिंग में बहुत सारे लोग मर गए। तो उस वजह से वो जो बोस्टन कंट्री जो थी वो एक तरीके से क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। फिर 1773 में ये लोगों के कॉलोनीज़ जो थे, वहाँ के लोग अपने इंडिपेंडेंट के लिए क्या करने लगे, मांग करने लगे। मतलब इनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि हम लोगों को इंडिपेंडेंटली हमारी कोई मांगे पूरी करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने उसका डिसीजन ले लिया। अब नेक्स्ट पैरा में, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड ग्रांटेड मोनोपोली टू ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोर्ट एंड सेल टी। मतलब चाय का बाज़ार या चाय बेचने के लिए उन्होंने अपने कॉलोनीज में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या ली, परमिशन ली कि हम लोग ये परमिशन लेना चाहते। इस वजह से उन्होंने उनके जो कॉलोनीज़ के लोग थे उनको, कॉलोनीज़ के लोगों को उन्होंने इसके लिए कहा था कि इंग्लैंड में ये चीज़ उनको नहीं करने को मिलेगी। कॉलोनीज़ जो है वो अपने अपने तरीके से, उनकी डिमांड थी कि वो स्टार्टेड डिमांड टू रिमूवल द रिस्ट्रिक्शन, जिसमें वो
उन्होंने ये चीज़ें रिफ्यूज़ की। किस वजह से रिफ्यूज़ की कि वो वहाँ के जो लोग थे, कॉलोनी के लोग, वो अपने अपने हम हक मांग रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हम भी ये कॉलोनीज़ के लोग हैं, उनको सिटीजनशिप के लिए उन्होंने ये चीज़ें कर रहे थे। फिर इंग्लैंड में उनको ये चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं बोल दिया। उसके बाद इंग्लैंड के जो भी चीज़ आती थी ये कॉलोनीज़ में, कॉलोनी के लोगों ने उसके ऊपर क्या किया, वो कॉलोनीज़ के लोगों ने उसका बाइकॉट किया ये गुड्स का, क्योंकि इनको कंपनीज़ में, कॉलोनीज़ में चाय बेचने की इन लोगों ने परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिए थे। तो इन लोगों ने जो भी माल बाहर से इनकी कॉलोनी में आता था, इसके ऊपर उन्होंने बाइकॉट करना वो टाइम पे शुरू किया। अब ये बाइकॉट करने के बाद 1773 में बोस्टन का जो आइलैंड था, जहाँ पे जहाज़ से माल आता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे लेके आती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो चाय के डब्बे आए थे, बहुत बड़े चाय, समुंदर के रास्ते से जो टी आई थी, तो ये जहाँ के जो कॉलोनीज़ के लोग थे उसके ऊपर उन्होंने बाइकआउट किया और वो चाय के जो भी बड़े बड़े पैकेट्स थे उन्होंने समुंदर में फेंक दिए थे। वो समुंदर में जाके पूरा ख़राब हो गए। तो वो जो घटना हुई थी या जो वो चीज़ एक्ट हुआ था वहाँ पे, उसको बोस्टन टी पार्टी ऐसा कहा जाता है। उनकी तरफ से वो एक पार्टी थी कि उन्होंने वो चीज़ को बाइकआउट किया था, तो बोस्टन टी पार्टी उसको कहा जाता है। उसके बाद 1774 में फिलाडेल्फिया, यहाँ पे इन लोगों ने एक अपना बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा। वो कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन में से जो भी माल आता था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये चीज़ों का हम लोग बाइकआउट करेंगे और ब्रिटिश ने जो भी कुछ माल लाया है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा सबको निर्णय दे दिया कि हम लोग ये चीज़ करेंगे और हम लोग वो चीज़ को बाइकआउट करेंगे। इस तरीके से इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स। उन्होंने ब्रिटिश गुड को बाइकआउट कर दिया और ये बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे हुआ था कि इसमें से अमेरिका के जो कॉलोनीज़ के लोग थे, वो कॉलोनियलिज्म जो हो रहा था या एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने एक मूवमेंट किया जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें अमेरिका इंडिपेंडेंट होना चाहती थी यूरोपियन के अपोज में। मतलब यूरोपियन बाहर से आए थे, माइग्रेट होके आए थे, फिर भी उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपना एक्सप्लॉयटेशन चला रहे थे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना था और ये चीज़ कहीं ना कहीं होने वाली थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान होता था उसको बाइकआउट किया। एक बहुत बड़ा अमेरिका ने वहाँ पे एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस रखा और वो मीटिंग में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमको इनकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, बाइकआउट करना है। ऑब्वियसली सब लोग उनके अपोज में हो गए। तो जहाँ पे एकता आ जाती, समा जाती या एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो जाती, तो उन्होंने जो कॉलोनीज़ में जो सरकमस्टांसेस हो रहे थे वो भी सरकमस्टांसेस दूर करने की कोशिश की और उन्होंने कॉलोनियलिज़म के अपोज में काम करना शुरू किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा, क्योंकि ये बहुत सारे टफ़ पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग बहुत जल्दी फास्ट एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। जैसे ही हमारे क्लासेस होंगी, इसके आगे का लेक्चर में मैं, ये सेकंड पार्ट था हमारा, तो आगे का जो थर्ड पार्ट है मैं इसके साथ ही अटैच करके आपको इंशाल्लाह भेज दूँगी। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।